वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी और लास्ट लेक्चर्स में हमने जाना कि मेटलर्जी किसे कहते हैं, मिनरल क्या होते हैं और किसे कहते हैं, और मिनरल में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। हमने 5 स्टेप के बारे में जाना था, जिसमें से पहला था माइनिंग, सेकंड था कंसंट्रेशन ऑफ दी और उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन की बात की थी कि भाई कैसे हम ऑक्साइड को प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड फॉर्म। फोर्थ था रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड एंड फिफ्थ स्टेप होता है रिफाइनिंग। जो कंसनट्रेटेड ओर होती है उससे हम ऑक्साइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऑक्साइड एक इजीली रिड्यूसिबल फॉर्म होती है जिसको हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। और ऑक्साइड बनाने के बाद जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमने इलिंगम डायग्राम देखे थे। इलिंगम डायग्राम में हम कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करके किस तरीके से रिडक्शन करवाना है, कितने टेम्परेचर पे मेटल का रिडक्शन करवाना है, ये जानते हैं। रिडक्शन के बाद जो हमें मेटल ऑब्टेन होती है वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होती है, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए जो हमारा अगला प्रोसेस होता है वो है रिफाइनिंग या फिर प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल। यानी हाई प्योरिटी की मेटल अगर हमें ऑब्टेन करनी है, सैंपल के अंदर हमें इम्प्योरिटी को बिल्कुल मिनिमाइज करना है, तो हमें रिफाइनिंग भी करनी पड़ेगी। सिर्फ रिडक्शन से जो हमें मेटल मिलती है वो काफ़ी प्योर नहीं होती। दूसरी बात कि जो रिडक्शन हमने करवाया था, इलिंगम डायग्राम की हमने बात की थी, वहाँ हमने कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की थी कि भाई इनसे हम कैसे रिडक्शन करवाएं। लेकिन सिर्फ यही दो नहीं है जिनसे हम कैसे रिडक्शन करवाएं, लेकिन सिर्फ यही दो नहीं है जिनसे हम रिडक्शन करवाते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम रिडक्शन करवाते हैं और हमारी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उनमें से आज एक मेथड हम देखेंगे जिसका नाम है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी यानी कि वाटर की मदद से हम मेटलर्जी करेंगे। वाटर की मदद से मेटलर्जी करने का मतलब क्या है कि वाटर का एज ए सॉल्वेंट वहाँ पे यूज़ होना है। मान लिया आपके पास गोल्ड या फिर सिल्वर की कोई और है जिससे आपको गोल्ड या सिल्वर निकालने हैं। गोल्ड और सिल्वर जिस ओर में पाए जाते हैं उसमें इनकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स हैं कि कम परसेंटेज होने के बावजूद भी हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं उस मेटल के अंदर, उस ओर के अंदर से। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो है साइनाइड प्रोसेस, जिससे ज़्यादातर गोल्ड और सिल्वर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। साइनाइड प्रोसेस में क्या किया जाता है, गोल्ड या फिर सिल्वर का सॉल्यूशन बनाया जाता है। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, हम एक ऐसे रिएजेंट से इनको रिएक्ट करवाएंगे जिससे ये डिजोल्व हो जाए वाटर के अंदर। तो वाटर में डिजोल्व होंगे मतलब हाइड्रोमेटलर्जी। तो कैसे किया जाता है, देखो आपके पास गोल्ड या सिल्वर की जो भी ओर होगी उसको जब कंसंट्रेट करवाओगे तो वहाँ कंसंट्रेशन के लिए आपको केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा, केमिकल मेथड। और आपको पता है केमिकल मेथड जो होता है कंसंट्रेशन का उसको बोलते हैं लीचिंग। तो लीचिंग प्रोसेस के अंदर आप गोल्ड या सिल्वर वाली ओर को रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन के साथ। सोडियम साइनाइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन से जब आप रिएक्शन कराओगे गोल्ड या सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर के साइनाइड साल्ट बनेंगे। देखो गोल्ड आपको पता है इजीली रिएक्ट नहीं करता, इसलिए वो नेचर में ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सिल्वर भी ऐसे ही है, जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे यानी इसकी और की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम साइनाइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम साल्ट ऑफ AuCN ट्वाइस। आपको पता है गोल्ड अगर ऑक्सीडाइज भी होगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, गोल्ड जो ऑक्सीडाइज होगा वो Au+1, ठीक है, इस स्टेट में होगा। तो Au+1 Na+1 और Cn-1 दो साइनाइड हैं तो NaAuCN ट्वाइस। ये वाटर में डिजोल्व होता है, डिजोल्व होगा तो आयन कौन सा देगा, सोडियम कैटायन देगा और AuCN ट्वाइस का
यूनी नेगेटिव एनायन देगा। ऐसे ही सिल्वर की बात करें, सिल्वर का सल्फाइड भी हो सकता है, यानी कि सिल्वर के सल्फाइड की भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे NaCN से, तो यहाँ से भी क्या बनेगा, हमारा सेम टाइप का कंपाउंड बनेगा NaAgCN ट्वाइस। आपको पता है सिल्वर की भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है, यानी सिल्वर यहाँ पे किस में होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। जो हमारा ये साल्ट है, चाहे गोल्ड का है या फिर सिल्वर का है, ये वाटर सोल्यूबल है। तो जब हम लीचिंग कर रहे हैं, लीचिंग में हम सोडियम साइनाइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन से ट्रीट कर रहे हैं उस ओर को जिसमें गोल्ड या फिर सिल्वर है, चाहे वो उसके सल्फाइड की फॉर्म में है या फिर प्योर फॉर्म में हो, दोनों ही केस में वो रिएक्शन करेगा, हमें ये साल्ट देगा जो कि वाटर सोल्यूबल होगा। जो सोल्यूबल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे और बाकी जो भी बच गया, जो डिजोल्व नहीं हुआ, दैट इज इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी अलग हो गई और हमारा गोल्ड या फिर सिल्वर जो है वो उस सॉल्यूशन के अंदर आ गया। अब इस सॉल्यूशन से अगला काम है हमारा मेटल निकालना। सॉल्यूशन तो हमने बना लिया, गोल्ड का है या सिल्वर का, सॉल्यूशन तो बन गया, उससे मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करें, तो उसके लिए हम जिंक का सहारा लेते हैं। एक्टिवेटेड जिंक का भी कई बार हम सहारा लेते हैं। देखो किस मेटल का सहारा ले सकते हैं, किस मेटल को यूज़ कर सकते हैं, वो मेटल जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। किससे कम हो, गोल्ड या फिर सिल्वर से। देखो सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.8 वोल्ट, गोल्ड का है 1.8 वोल्ट। यानी कि ये तो मोस्टली रिड्यूस्ड फॉर्म यानी एलिमेंटल फॉर्म में रहना चाहते हैं। हम किसी ऐसी मेटल से जो इनसे ज़्यादा रिएक्टिव हो, यानी कि इनसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हो, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिंक है, जिंक जो है वो इनको रिड्यूस कर सकता है। देखो हमारे पास साल्ट क्या है, AgCN2 है, AgCN ट्वाइस यूनि नेगेटिव या फिर AuCN ट्वाइस यूनि नेगेटिव। जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे जिंक से या फिर जिंक हाइड्रोक्साइड से, जिसको हम एक्टिव जिंक बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसको एलिमेंटल फॉर्म में ले आएगा और जिंक का साइनाइड साल्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा, ZnOH ट्वाइस। जब ये रिएक्शन करेगा AuCN ट्वाइस यूनि नेगेटिव के साथ, तो ये देगा गोल्ड प्लस ZnCN 4 टाइम्स 2 नेगेटिव एनायन। यानी कि अब हमारे पास जिंक का साल्ट तो डिजोल्व फॉर्म में रहेगा और हमारा जो गोल्ड है वो मेटेलिक फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस प्रोसेस को साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं। किसकी, गोल्ड और सिल्वर की। यानी गोल्ड और सिल्वर की जो हाइड्रोमेटलर्जी है उसमें क्योंकि हम सोडियम साइनाइड का यूज़ करते हैं तो इसको साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। हालांकि साइनाइड के यूज़ के बहुत सारे नेगेटिव कंसर्न हैं, लेकिन फिर भी साइनाइड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेप की। फिफ्थ स्टेप क्या है, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या करते हैं हम, जो मेटल हमें मिली है रिडक्शन के बाद, उस मेटल को एक्स्ट्रा प्योर फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। इसके बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें से हम एक का आज अभी डिस्कस करेंगे, जो है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग क्या है, यानी कि जोन की फॉर्म में रिफाइन करेंगे, पूरी की पूरी मेटल को एक साथ रिफाइन नहीं करेंगे जितना भी सैंपल हमारे पास है। कैसे करेंगे, जोन रिफाइनिंग में हम एक रोड लेंगे उस मेटल की जिसको हमें प्योरीफाई करना है। लाइक हमने ये एक रोड ले ली है, ठीक है। अब ये रोड जो है इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस रोड को हम किस में रखेंगे, एक सर्कुलर हीटर के बीच में रखेंगे। ये जो सर्कुलर हीटर है ये क्या करेगा, ये हीटर है ये क्या करेगा, ये मेल्ट करेगा इस रोड को। लेकिन कितना मेल्ट करेगा ये देखना है। देखो जो ये सर्कुलर हीटर है ये इस मेटल की रोड को
मेल्ट करेगा, लेकिन उतनी जगह पे मेल्ट करेगा जितनी जगह पे ये हीटर होगा। हीटर का जो साइज है वो इस हिसाब से होगा कि वो पूरी रोड को एक साथ कवर ना करे। अब जो ये इसको हीट करेगा तो जहाँ पे मेटल होगी इसके सामने बिल्कुल उस जगह को ये मेल्ट करेगा। और जब ये हल्का सा मेल्ट करेगा, लाइक गैलियम को या फिर इंडियम को अगर हमें प्योरीफाई करना है तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। कैसे होगा, इस हीटर ने इस रोड को यहाँ से हीट किया, जैसे हीट किया तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होंगी वो कहाँ रहेंगी, इम्प्योरिटी तो डिजोल्व फॉर्म में रहेंगी, यानी मोल्टन स्टेट की तरफ रहेंगी। अब एक पोर्शन को यहाँ से इसने मेल्ट किया, तभी इसको थोड़ा सा आगे सरका देंगे, थोड़ा नीचे की तरफ अगर इसकी मोशन होगी, अगर ये थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा तो जहाँ पे ये पहले था, जहाँ पे मेल्ट कर रखा था, वो वाला पोर्शन जो इस रोड का है वो ठंडा हो जाएगा। जब ये वाला पोर्शन ठंडा हो जाएगा तो नीचे जब आगे बढ़ेगा, आगे वाला पोर्शन मेल्ट हो जाएगा, यानी कि पहले ऊपर मेल्ट है फिर आगे आगे इस तरीके से आगे मेल्ट किया, पीछे वापस से सोलिडिफाई हो रहा है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो पहले ऊपर मेल्ट हुआ तो ऊपर वाली सारी इम्प्योरिटी नीचे आ गई, और थोड़ा आगे मेल्ट किया, ये जो है स्लाइड कर रहा है। हीटर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। हीटर अगर स्लाइड करेगा तो मोल्टन स्टेट वाला पोर्शन जो है वो स्लाइड ही समझो, लाइक पूरी रोड के अंदर से पहले ऊपर वाला मेल्ट था, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, इस तरीके से जैसे जैसे हीटर जाएगा वैसे वैसे मोल्टन जो पार्ट है वो हमारा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और पीछे वाला जो पोर्शन है वो वापस से सॉलिड है, वो हमारा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और पीछे वाला जो पोर्शन है वो वापस से सॉलिडिफाई होता रहेगा। इम्प्योरिटी हमेशा डिजोल्व फॉर्म में आना चाहेगी, मोल्टन फॉर्म की तरफ आना चाहेगी। तो जैसे जैसे मोल्टन स्टेट इस तरफ आएगी वैसे वैसे इम्प्योरिटी भी नीचे आ जाएगी। एक बार प्रोसेस किया, यहाँ नीचे इम्प्योरिटी आ गई, दोबारा फिर ऊपर से स्टार्ट किया, फिर इम्प्योरिटी नीचे आ गई, तीसरी बार फिर ऊपर से स्टार्ट किया, फिर इम्प्योरिटी नीचे आ गई। ऐसे कर करके बार बार इम्प्योरिटी क्या होंगी, बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में इकट्ठा हो जाएंगी, और बाद में हम उस पोर्शन को हल्का सा काट भी सकते हैं जिससे वो जो इम्प्योरिटी है वहाँ से रिमूव हो जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, जोन बना के हम क्या कर रहे हैं, इसको रिफाइन कर रहे हैं। कई बार इसको है ना जोन क्रिस्टलाइजेशन भी नाम दिया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, पहले हल्का सा मेल्ट किया, जो हमने मेल्ट किया है उसको फिर ठंडा होने दिया, थोड़ा आगे जाके मेल्ट किया, हमने क्या बनाए, जोन बनाए हैं। पहले इस जोन में है, फिर थोड़े आगे वाला जोन, आगे वाला जोन, आगे वाला जोन, एक डिफाइंड जोन के अंदर थोड़े आगे वाला जोन, आगे वाला जोन, आगे वाला जोन, एक डिफाइंड जोन के अंदर ही क्या होगा, ये मोल्टन स्टेट में रहेगा, बाकी सारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो इसको जोन क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं। सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, देखो मान लिया आपके पास एक मेटल है और वो मेटल है इम्प्योर फॉर्म में, आपने क्या किया है, सिर्फ रिडक्शन करवाया था मेटल का, और जो आपको मिला सैंपल वो सैंपल प्योर नहीं है, तो आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हो उसकी, या फिर कहो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या करना है, आपको उसका एनोड बना देना है। एनोड कैसे बनाओगे, आपने जो इम्प्योर मेटल है उसको और एक उसी मेटल का प्योर इलेक्ट्रोड बना लोगे, उसको कैथोड बना, प्योर इलेक्ट्रोड बना लोगे, उसको कैथोड बना लोगे। जो आपने एनोड बनाया है उसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होगा, जो कैथोड बनाया है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा होगा, और इस तरीके से आपने एक एनोड बनाया, एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। आपको पता है आपने जैसे ही कनेक्ट किया बैटरी को तो सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में क्या चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और यहाँ क्या चलेंगे सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ आयन चलेंगे। यानी आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है जिसका एनोड जो होगा वो इम्प्योर मेटल का, और जो कैथोड होगा वो प्योर मेटल का लेना है। अब आपने जैसे ही करंट इसके अंदर से पास किया तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन चलेंगे, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। क्या होना है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन। एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड पे जो मेटल है ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और मेटल आयनाइज होके सॉल्यूशन के अंदर जाएगी।
एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और मेटल के जो आयन बनेंगे वो सॉल्यूशन में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के थ्रू कहाँ जाएंगे, इस बैटरी वाले सर्किट में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब इस सर्किट के अंदर जा रहे हैं तो ये तो इलेक्ट्रॉन तो कहे कहाँ गए, यहाँ गए, और यहाँ पे आयन कहाँ गए, इस सॉल्यूशन में गए। वैसे ही इस नेगेटिव टर्मिनल से इस कैथोड की तरफ क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आएंगे तो ये इस सॉल्यूशन से इसी मेटल के जो आयन हैं उन आयन को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है। यहाँ से जो आयन निकले थे वो आयन इस कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते जाएंगे मेटेलिक फॉर्म में। यहाँ पे आयन से क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, कैथोड पे रिडक्शन हुआ और ये जो कैथोड है इसका जो डायमीटर बढ़ता ही जाएगा, यानी इसकी बल्कीनेस बढ़ती जाएगी और यहाँ से जो एनोड है ये छोटा होता जाएगा, पतला होता जाएगा। क्यों, क्योंकि एनोड पे तो क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयन में कन्वर्ट हो रही है, तो डिसोल्व हो रही है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, और कैथोड के ऊपर जो है वही आयन जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, रिडक्शन हो रही है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो भी इम्प्योरिटी होगी वो तो इतने पे आयनाइज होगी नहीं, तो वो जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे नीचे गिरने लगेगी और यहाँ एनोड पे मड क्रिएट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे एनोड मड, यानी एनोड पे कीचड़ जो पैदा हो रहा है। वो कीचड़ क्या है, एक्चुअली में इम्प्योरिटी है। उस मेटल के अलावा जो भी इम्प्योरिटी थी इस सैंपल के अंदर एनोड में जो रखा था हमने, वो इम्प्योरिटी तो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी, नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, और जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज होके यहाँ से जाती जाएगी और कैथोड के ऊपर जाके रिड्यूस होके कैथोड को बड़ा करती जाएगी। इस तरीके से आप उस मेटल को क्या कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग।